तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज़ के बारे में। डेली इकोनॉमी न्यूज़ को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। आज है डेट 15 जुलाई। तो ऐसा तो कोई बहुत बड़ी तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी न्यूज़ है दोस्तों। और छोटी छोटी क्या, वो जो कंटिन्यू चली रहती है, हर महीने रिपीट होती है। तो ऐसी कई न्यूज़ है, जैसे कि एक ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया है। ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया है कि भाई इस एक महीने में जो लेटेस्ट जो जून महीना निकल गया, जून मंथ, उसमें इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, उन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो ये दोस्तों मंथली डेटा आता है। आप इस बार क्या करोगे हो, जून का डेटा पढ़ रहे हो, फिर अगस्त में हम जुलाई का पढ़ेंगे, फिर सितंबर में हम अगस्त का पढ़ेंगे। हर महीने आते हैं। तो एक बार समझ लो, बार बार में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बार बार जो सालाना ट्रेंड है ना, वो इकोनॉमिक सर्वे में हम डिटेल में देख लेंगे। ये मैंने आपको कई बार कह रखा। एक दोस्तों WPI का डेटा आया, होलसेल प्राइस इंडेक्स, खुदरा महंगाई या होलसेल थोक महंगाई, सॉरी। तो होलसेल प्राइस का जो डेटा आया, ये मैंने बताया मंथली आता है। ये भी क्या होता है, मंथली आता है। अभी जुलाई महीने में इसका जून का आया, अगस्त में जुलाई का आएगा। हर महीने आता है डेटा, कभी घटी कभी बढ़ी। तो इसको एक बार बेसिक समझ लेंगे। क्या करेंगे, बेसिक समझ लेंगे, फिर हमको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर साल का ट्रेंड जो है ना, वो हम उसमें इकोनॉमिक सर्वे में देख लेंगे। ऐसे ही 2 दिन पहले मैंने कहा था CPI का डेटा आया था, तब मैंने कहा था कि मुझे 1-2 दिन में WPI का भी डेटा आ रहा है। तो CPI का भी मंथली आ रहा है, तो इसको भी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने एक बार समझ लिया इसको कंसेप्चुअल। ऐसे ही दोस्तों, एक है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ न्यूज़ है। वो बेसिकली उत्कर्ष करके स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वाराणसी बेस्ड, वो एक IPO लेके आ रहा है। तो थोड़ा बहुत स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी देख लेंगे दोस्तों। ये बैंकिंग के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, हम बढ़ेंगे हमारी फर्स्ट न्यूज़ ट्रेड डेफिसिट के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल मैंने इसको स्टार्ट किया दीपक इकोनॉमिक्स करके, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। कई लोग बैंकिंग की कोचिंग वगैरह में जाते हैं, तो उनको बताएं तो सही आप। वो फिर उसके बाद ज्वाइन करें, नहीं करें उनकी इच्छा है, लेकिन उनके पास रीच तक पहुँचे। तो आप इसको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है, वो आप देख सकते हैं। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो बढ़ के कितना हो गया, वो घट के $20 बिलियन हो गया। अब ये क्या है, कुछ नहीं है। ये बेसिकली जो ये न्यूज़ ये कहती है कि भाई जून 2023 अभी चल रहा है, जुलाई का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक चल रहा है, जुलाई 15 जुलाई चल रहा है। तो 15 जुलाई को अभी तो जो पिछले महीने का डेटा आया, जून 2023 में कितना हमारा एक्सपोर्ट हुआ, कितना हमारे यहाँ से इंपोर्ट हुआ। और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिफरेंस को क्या कहते हैं, को बेसिकली ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। डिटेल में मैंने कई बार बता रखा। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसेप्ट होता है। अभी कल ही बताया था हमने, पाकिस्तान का जब टॉपिक डिस्कस किया था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपल सा कुछ नहीं होता। हर देश बाहर से कुछ वस्तु मंगाता है, बाहर से कुछ पैसा आता है वहाँ पर। तो जो फॉरेन से पैसा आ रहा है और जा रहा है, उसका जो बैलेंस रखते हैं ना, रिकॉर्ड स्टेटमेंट, उसी को क्या कहते हैं, BOP कहते हैं। सपोज करिए इंडिया है, इंडिया ने क्या किया, दुनिया को माल बेचा और $50 बिलियन कमाए, तो इसका रिकॉर्ड में रख लिया। इंडिया ने कुछ इंपोर्ट किया और $100 बिलियन पेमेंट किया, तो इसका स्टेटमेंट रखेंगे। तो जहाँ पर ये रिकॉर्ड रखते हैं, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसके हमने 2 अकाउंट देखे थे। एक तो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो दोस्तों अगले साल पे इंपैक्ट नहीं डालता है, इस साल का ही इसका मैटर रहता है। बस इस साल हुआ, इस साल ट्रांजेक्शन हुआ, बात खत्म होगी, उसको अगले साल कोई इंपैक्ट नहीं डलेगा। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, तो दोस्तों उसका इंपैक्ट कई साल तक चलता है, क्योंकि हमको अगले 10-20 साल तक ब्याज इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन होते हैं, वो बेसिकली नेक्स्ट ईयर के लिए कोई इंपैक्ट नहीं डालते। जो नेक्स्ट ईयर पे डालते हैं उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का भी हमारा कोई मुद्दा नहीं है। इसमें बेसिकली एक तो इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर से कोई कंपनी इंडिया में निवेश कर रही है, तो उसको FDI कहते हैं। तो ये FDI कितना पैसा आ रहा है FDI के माध्यम से। कई बार हम बोरो कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोरो कर लेती है, या फिर इंडिविजुअल कंपनी भी बोरो कर लेती है, तो बोरोइंग भी इसमें शामिल होती है। एक इसमें ना बैंकिंग होती है। कई बार जो हमारे भाई NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, फॉरेन में रहते हैं लेकिन इंडिया में अकाउंट खोल लेते हैं और यहाँ पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो वो भी डॉलर लेके आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, NRI डिपॉजिट, इसमें आ जाता है। ये हमारा इशू नहीं है। तो इसमें हमारे पास पैसा आता है, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास हमेशा से अच्छा पैसा आता है। क्यों भाई, हमारी कंपनी छोटी है, तो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट यहाँ ज़्यादा आएगा। उधार भी हम लेते हैं, हम क्या उधार देंगे अमेरिका को, तो बोरोइंग में भी पैसा आता है, बैंकिंग में भी फॉरेन से यहाँ लोग डिपॉजिट करते हैं। लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं है करंट अकाउंट। मैं आपको करंट अकाउंट बताना चाहता हूँ। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ट्रेड अकाउंट।
ट्रेड अकाउंट, एक होता है इनविजिबल। तो ट्रेड अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, वस्तुओं का लेन देन होता है, गुड्स का, कार बेच दी, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, जो दिखता है ना आंखों से, टीवी, घड़ी, ऐसी वस्तुओं का लेन देन होता है। इंडिविजुअल में दिखता कुछ नहीं, लेकिन पैसे का लेन देन होता है। जैसे बेंगलोर में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर बेच रही है यूएसए को, तो सॉफ्टवेयर दिखता है थोड़े कि उसको क्या महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, तो ये इनविजिबल होता है बेसिकली। इसमें सर्विस सेक्टर आता है, सर्विसेज आप देख नहीं सकते। जैसे कि सपोज करो इंडिया का कोई टीचर पढ़ा रहा है फॉरेन के उसको ऑनलाइन, तो आप पैसे देगा बदले में वो, तो एक तरह से है ना, ये सर्विस है, इसमें कोई सामान नहीं दे रहा लेकिन पैसा तो आ रहा है, एक इनकम होती है। एक ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर जैसे कि इंडियन ने जैसे केरला की नर्स जाके काम कर रही है मिडिल ईस्ट में, वहां से हमारे घर पे पैसे भेजेगी, तो इसको रेमिटेंस कहते हैं। इससे इंडिया को बहुत पैसा आता है। इंडियन कितने सारे काम करते हैं बाहर, यूएसए में काम करते हैं, मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, यूरोप में काम करते हैं, वो अपने घर पर पैसे भेजते हैं, तो जाहिर सी बात है डॉलर में भेजेंगे, फिर डॉलर से इंडिया में आके रुपये में कन्वर्ट होगा, फिर उनके घर पर पैसा जाएगा। ऐसे दोस्तों जो सबसे मेन अकाउंट होता है ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, क्या होता है, वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम। ट्रेड अकाउंट होता है ना दोस्तों, ये ट्रेड अकाउंट बेसिकली गुड्स के लिए होता है, जो अपना आंखों से देखते हैं, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कार, एसी, वॉशिंग मशीन, जो भी चीजें हम देख सकते हैं, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे वो जेसीबी हो, चाहे कोई भी सामान हो, हम फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करते हैं वस्तुओं का। तो इसमें दो काम होते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से माल दूसरे देशों को बेचते हैं, इंपोर्ट मतलब फॉरेन से हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो बताओ एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो डॉलर हमारे यहां से जाएंगे और इंपोर्ट कर नहीं सॉरी डॉलर आएंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा इंडिया में आएगा, तो डॉलर का इनकमिंग होगी, इनफ्लो होगा। इंपोर्ट करेंगे तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तो डॉलर का आउटफ्लो होगा। कौन सा अच्छा बताओ, कौन सा अच्छा है? तो आप सब जानते हो कि सर एक्सपोर्ट हमेशा इंपोर्ट से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तब तो पैसा आएगा, इंपोर्ट में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम एक्सपोर्ट कम करेंगे तो फिर इंपोर्ट के लिए पैसा कहां से आएगा? तो हर देश क्या करता है, अपने यहां से एक्सपोर्ट बढ़ाने का प्रयास करता है और इंपोर्ट कम करने का प्रयास करता है। तो अब ये दोस्तों इस अकाउंट में तीन कंडीशन हो सकती है, ये जो ट्रेड अकाउंट में है ना, तीन कंडीशन हो सकती है। एक तो ये सरप्लस हो, भाई इसमें पैसा आ रहा है। सरप्लस कब होगा? जब हमारे देश का एक्सपोर्ट क्या हो, इंपोर्ट से ज्यादा हो, तो पैसा हमारे खाते में जमा होगा, इसमें पैसा आएगा। एक हो सकता है बैलेंस हो, दोनों बराबर हो जाए, जितना पैसा देना है उतना ही आ रहा है, एक्सपोर्ट बराबर इज इक्वल टू इंपोर्ट। एक कंडीशन हो सकती है दोस्तों कि इसमें क्या हो, डेफिसिट हो। डेफिसिट कैसे हो? डेफिसिट कैसे हो कि जब इंपोर्ट इज ज्यादा हो, इंपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट कम, इसका मतलब हमको पेमेंट हर जेब से देना पड़ रहा है। इंपोर्ट ज्यादा है तो एक्सपोर्ट से पैसा नहीं कमा पा रहे, तो हमको फिर ज्यादा देना पड़ेगा। तो कहां से देंगे? तो फिर बाकी अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास पैसा आ रहा है, सर्विस में पैसा आ रहा है, तो वहां से फिर इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ट्रेड अकाउंट अगर नेगेटिव होता है तो इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो यही तो न्यूज थी। क्या न्यूज थी? कि ट्रेड डेफिसिट हमारा कितना है जून महीने में? जून महीने में ट्रेड डेफिसिट 2023 में नियर टू $20 बिलियन है। कितना है? $20 बिलियन है। तो ये बहुत बुरी स्थिति है भारत में दोस्तों। अनंत काल से, लगभग आजादी के बाद से हमारा तो ना जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट कम रहा है, इंपोर्ट ज्यादा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह ऐसी कोई ज्यादा लगी नहीं, ज्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत नहीं है इंडिया का, इसलिए हम फॉरेन में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। और फिर आप तो जानते हो इंडिया में बिजनेसमैन को क्या कहते हैं? बिजनेसमैन को क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। तो चोर की जो सिस्टम है, जो मेंटेलिटी है हमारे यहाँ, जो गवर्नमेंट जॉब का जो एक के प्रति अट्रैक्शन है, उसके चलते हमारे पास है ना इंडस्ट्री सेक्टर हमारा मजबूत नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी कोई मजबूत बड़ी कंपनियां बताओ इंडिया की जो पूरी दुनिया में था, आपको बहुत गुने चुने बता पाओगे आप। टाटा है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन अमेरिका की कितनी कंपनियां बड़ी बड़ी, चाइना आज की डेट में पूरी दुनिया का इंडस्ट्रियल हाउस बना हुआ है, पूरी दुनिया का प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में होता है। तो इसलिए चाइना पैसा वाला बन गया। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मजबूत करना चाहिए, जिससे हम एक्सपोर्ट बढ़ा सके। तो ये हमारा हमेशा से ट्रेड डेफिसिट रहा है, कभी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है, कभी $20 बिलियन, कभी 25 हो जाएगा अगले महीने, उससे पहले भी 15 रह सकता है। तो ऐसे चलता रहता है, ये न्यूज आती रहती है। आपको इस पर अब आज के बाद ध्यान नहीं देना, बस समझ लेना है। फिर बाद में जब हम इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब साल भर का ट्रेंड पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारी न्यूज थी आप देख सकते हैं कि लगभग $20 बिलियन के आसपास हमारा क्या है? ट्रेड डेफिसिट है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिफरेंस $20 बिलियन है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया, इसमें ऐसे कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो मैंने आपको नहीं समझाई हो, तो आप इसको आराम से बैठ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
दूसरी न्यूज है दोस्तों, जो इंडिया की होलसेल प्राइस होती है, एक थोक महंगाई, वो घट के कितनी देगी, नेगेटिव में चल गई, नेगेटिव 4.12%। तो इसको हम एक बार थोड़ा सा समझेंगे। देखो मैंने बताया जो इन्फ्लेशन होती है ना, इन्फ्लेशन वो क्या होती है, जो वस्तुओं से सेवाओं की कीमतों में जनरल राइज होता है। पिछली बार 100 रुपए था, इस बार 125 हो गया। तो ऐसे वस्तुओं की जो सेवाओं की जो जनरल प्राइसेस में राइज होना क्या कहलाता है, महंगाई कहलाता है। सपोज करो, देखो तुलना हमेशा पिछले साल से होती है। जून 2022 में हम आम जिंदगी में कई सारी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, क्यों एक नहीं करते। अब आपको टमाटर महंगा हो गया, अब एक टमाटर महंगा पड़ने से महंगाई नहीं बढ़ती है, ये बात आप कॉमन सेंस लगा लेना। हमेशा हम आम जिंदगी में हम सैकड़ों वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। तो जून 2023 से है ये। तो दोस्तों एक बास्केट होती है, बास्केट, टोकरी, मतलब बास्केट सिंपल मतलब हम आम जिंदगी में जो क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि WPI में लगभग 697 गुण को शामिल किया गया है। बस 697 ऐसी वस्तु हैं जिनको हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ट्रैक करते हैं। हम केवल टमाटर नहीं खाते, हम प्याज भी खाते हैं, हम और सब्जियां भी खाते हैं, हम फ्रूट भी खाते हैं, हम डेली जीवन में मिल्क भी इस्तेमाल करते हैं, हम चाय पत्ती भी इस्तेमाल करते हैं, हम डेली जिंदगी में पेट्रोल डीजल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो केरोसिन का भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि टमाटर से नहीं डिसाइड होता ना, एक आइटम से डिसाइड नहीं होती महंगाई। तो सपोज करिए 697 गुड़ है। अब ये जून 2022 में ये टोकरी एक आदमी के खर्चे के लिए सपोज करो 100 रुपए मारी थी। अगर जून 2023 में ये टोकरी 105 रुपए में आ रही, तो हम कहेंगे क्या कि 5% महंगाई बढ़ गई। लेकिन अगर ये सपोज करो ये 95 में आ रही है, तो क्या ये महंगाई है क्या, ये तो सस्ताई होगी ना। तो इसको कहते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। क्या होता है, डिफ्लेशन। जब वस्तुओं की कीमतों में जनरल डिक्लाइन हो, कमी हो, तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। तो यहां तक बात ठीक है। अब इन्फ्लेशन मैंने बताया तो दो टाइप की होती है, 2 टाइप। एक तो होती है होलसेल, जब थोक में महंगाई का पता करे, जब किसान किसी थोक व्यापारी को बेच रहा है तो वहां क्या महंगाई चल रही है, उसको होलसेल कहते हैं। और जब आप और हम जैसे लोग सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो जो हमको कीमत महंगी पड़ेगी उसको कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो 2 तरह की महंगाई होगी, होलसेल इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन। होलसेल इंडेक्स को नापने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है दोस्तों, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। रिटेल इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के लिए CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में हम परसों डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, थोक मूल्य सूचकांक। तो मैंने बताया ये जो WPI कहां की महंगाई को मेजर करेगा, तो ये होलसेल इन्फ्लेशन को मेजर करेगा। थोक में लेन देन होता है ना, वहां पर क्या इन्फ्लेशन चल रही है, क्या महंगाई बढ़ी के पिछले से। पिछले बार जो वो बास्केट थी 100 रुपए की थी, तो क्या 105 की होगी, क्या नहीं हुई, होगी तो 5% इन्फ्लेशन, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो होलसेल इन्फ्लेशन को ये मेजर करता है। दोस्तों मैंने जब आपको मिनिस्ट्री पढ़ाई थे तब बताया था, एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है। किसके अंडर में आता है, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंडर में एक ऑफिस है, इसका नाम है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये इसका डेटा हर साल, हर महीने, मंथली रिलीज करता है दोस्तों, मंथली करता है। फिर बाद में एनुअल भी, जो 12 महीने का जोड़ लेंगे तो एनुअल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, मंथली डेटा रिलीज करता है। इसमें दोस्तों क्या है ना, टोटल 697 वस्तुओं को इन्होंने क्या कर रखा है, बास्केट में शामिल कर रखा है। सपोज करो ये जून 2022 थी, अब ये जून 2023 का डेटा भी आया। इस टाइम ये 100 था, अब ये घट के अगर सब तो 0 में रह गया, तो क्या ये महंगाई है, क्या नहीं है। तो ये क्या होगी, इसको डिप्लेशन कहते हैं। तो नेगेटिव में महंगाई है एक तरह से, मतलब नेगेटिव में महंगाई है, नेगेटिव 4% है। तो दोस्तों ये डेटा कहना चाह रहा है कि जो भारत का थोक मूल्य सूचकांक है ना, पिछले 3 माह से नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। इसका मतलब देश में 3 महीने से महंगाई नहीं है थोक मूल्य के स्तर पर, 3 महीने से नेगेटिव चल रहा है। तो इससे महंगाई कम होगी और बल्कि डिप्लेशन होगी। क्या कहते हैं इसको, डिप्लेशन कहते हैं। जब इन्फ्लेशन नेगेटिव में होते हैं, मतलब सस्ताई होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको डिप्लेशन कहते हैं। तो अब आप आम जिंदगी में पढ़ोगे, नेता लोगों को सुनोगे महंगाई बढ़ गई, महंगाई कहां बढ़ रही है, WPI नेगेटिव में चल रहा है भाई, सस्ताई हो रही है। 3 मंथ से रेगुलर WPI नेगेटिव में चल रहा है। केवल एक टमाटर तो डिसाइड नहीं होता, टोटल 697 आइटम होते हैं, उनका अलग अलग वेटेज होता है जो जिंदगी में हम जितना यूज करते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि थोक में महंगाई बढ़ रही है, तो आप उसको कहना कि पागल हो गया क्या, WPI का डेटा तो कभी देखा, कुछ पढ़ ले, WPI पढ़ो। लास्ट 3 मंथ से क्या चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है, और इस बार नेगेटिव 4% के भी नीचे है। मतलब पिछले जो जून 2022 की तुलना में सस्ताई हुई है। ये मैं आपको न्यूज दिखाऊं, इंडिया जो होलसेल इन्फ्लेशन है WPI
कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसमें, नेगेटिव में गया, एक पास्ट क्लिप ऑफ -4.12% रहा है। समझ की बात को, पिछले 100 रुपए था तो ये 96 के भी नीचे चल गया, ये न्यूज कहना चाह रही है। इसके बाद हम थोड़ा बहुत इसको पढ़ सकते हैं। देखो इन्फ्लेशन के 2 पॉइंट होते हैं, 2 होलसेल लेवल पर, रिटेल लेवल पर। रिटेल पर सीपीआई, होलसेल पर डब्ल्यूपीआई। जो डेटा रिलीज करता है ना, ये डब्ल्यूपीआई का मंथली कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री करता है। इसका बेस ईयर होता है, महंगाई के कहने का कंपेयर करना पड़ेगा ना, तो 2011-12 की कीमतों से इसकी तुलना करते हैं। सर्विसेज इसमें शामिल नहीं होती, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी चीजें इसमें, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, ऐसी चीजें शामिल नहीं होती, केवल वस्तुएं गुड्स। टोटल देखो 697 गुड्स शामिल है इसमें, 697। अब एक गुड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले प्राइमरी आर्टिकल। प्राइमरी आर्टिकल जो नेचुरल प्राप्त होता है, जैसे वेजिटेबल, जैसे फ्रूट, जैसे कि मिल्क, ऐसे आइटम जो नेचर से प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी आर्टिकल। तो ये लगभग 117 वस्तुएं शामिल की गई है। दूसरा दोस्तों फ्यूल एंड पावर, ईंधन, फ्यूल एंड पावर, जैसे कि हम डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और भी कई सारा जैसे कि एलपीजी गैस ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये फ्यूल एंड पावर। थर्ड है मैन्युफैक्चर्ड गुड, जब कुछ चीज बन जाती है, जैसे ब्रेड बन गया, बिस्किट हो गया, ये भी हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट, टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड होती है। तो टोटल जो प्राइमरी आर्टिकल है वो 117 वस्तुएं हैं। फ्यूल एंड पावर में टोटल 16 गुड्स को शामिल किया गया। मैन्युफैक्चर्ड में सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है? मैन्युफैक्चर्ड है। हम आम जिंदगी में जो फैक्ट्री में बनी चीजें कितने इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो कोई भी हो, पापड़ बन के आ रहे हैं उसको खा रहे हैं हम, ज्यादातर पैकेट फूड नहीं लेते क्या हम। तो ये 3 चीजें शामिल थी। अब आप डब्ल्यूपीआई जब भी पढ़ो, अगले महीने पढ़ो, नेक्स्ट महीने पढ़ो, बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर है। हमको क्या एक मामूली डेटा देखना है और इसका ईयरली ट्रेंड। ईयरली ट्रेंड हम कहां देखेंगे बताओ? ईयरली ट्रेंड हम देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे आएगा अगले फरवरी में 2023-24 का, वहां पर ये सालाना ट्रेंड हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। थर्ड न्यूज पे हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष करके, ये अपना आईपीओ ला रहा है। इसको पैसा चाहिए तो ये आईपीओ लेके आ रहा है। तो ये पूरी कहानी सुनेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, बाजार क्या होता है? मार्केट। सर मार्केट में सामान मिलता है, पैसे दो सामान लो, यही बात होती है। जिस मार्केट में जो चीज मिलती है उसका वही नाम होता है। सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है, कपड़ा बाजार में कपड़ा मिलता है, ज्वेलरी बाजार में सोना चांदी मिलता है, ज्वेलरी मिलती है। तो जो चीज उसका आइटम का नाम होता है बाजार वो उसका मिलता है। ऐसे दोस्तों पूरे देश में फाइनेंशियल मार्केट है, वित्तीय बाजार। तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। मुझे पैसा चाहिए, मैंने कल इसको पूरी कहानी सुनाई थी। मेरे पास 5 लाख रुपए, मैं कोचिंग खोलना चाहता हूँ, अब मुझे 50 लाख रुपए करने हैं, तो 45 लाख रुपया तो मैं उधार ले लूँ, या फिर मैं क्या करूँ, या मैं किसी को पार्टनर बना लूँ। तो ये जहां पे ये पैसा मिलता है उसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है मनी मार्केट, ये सब मुंबई में है। फाइनेंशियल मार्केट सब सारा मुंबई में है, देश की जो फाइनेंशियल कैपिटल। इसलिए ऐसे नहीं कहते मुंबई को, कुछ ना कुछ रीजन है, क्योंकि वहां फाइनेंशियल मार्केट वही है। मनी मार्केट है लेस देन 1 ईयर। अगर आपको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो आप कहां जाओ? मनी मार्केट में जाओ, आपको वहां पैसा मिल जाएगा, ब्याज तो देना ही पड़ेगा। इसको कंट्रोल रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? आरबीआई करता है। सामान्यतः ये बैंक इस्तेमाल करता है इसको, मनी मार्केट को। सामान्यतः कौन करता है? बैंक। जैसे कोई बैंक का सीआर कोटा पूरा नहीं हो रहा, तो भाई मुझे 10 दिन के लिए पैसा उधार दे दे, दूसरा बैंक दे देगा जिसके पास सरप्लस है, बदले में ब्याज तो लेगा इसे। तो ये कहलाता है मनी मार्केट। इसके कई सारे टूल होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सीडी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कमर्शियल पेपर होता है, कमर्शियल बिल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है। दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के फिर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये क्या करेगा? मोर देन 1 ईयर, अगर आपको 1 साल से ज्यादा पैसा चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में जाओ। कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। आपने संस्था का नाम बहुत सुना होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी है वो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर होता है। जनरली शेयर मार्केट के संबंध में इसका नाम आता है। शेयर मार्केट का सारा कंट्रोल कौन करता है? यही करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सबको कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है। जितने भी होते हैं, क्या कहते हैं, दलाल होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनको सबको कंट्रोल यही करता है। तो इसकी न्यूज बहुत आती रहती है, सेबी ने इस पर इतनी पेनल्टी लगाई, ये किया, वो किया। तो ये हम समझ सकते हैं कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर के लिए पैसा चाहिए और सेबी इसको रेगुलेट करता है। तो देखो यहाँ कैपिटल मार्केट में 2 तरह से पैसा ले सकता है। कैपिटल मार्केट में 2 तरह से पैसा लेते हैं। मैंने बताया थी पूरी कहानी। या तो आप पैसा उधार ले लो, क्या करो? बोरो कर लो। भाई मुझे पैसा चाहिए, जैसा अडानी है, अडानी ने कहा कि भाई मुझे प्लांट लगाना है 5,000 करोड़ रुपए का गुजरात में, पैसा दो। तो कैपिटल मार्केट में जाएगा, बोरोइंग मार्केट बोरो कर लेगा। इसको कहते हैं डेट मार्केट। डेट मार्केट।
इसके इंस्ट्रूमेंट में बताया था बॉन्ड होता है, बॉन्ड जारी कर देगा अपना, डिबेंचर जारी कर देगा, डिबेंचर होते हैं। तो ऐसा है ना, ये इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ तो कागज में लिख के देना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं बॉन्ड डिबेंचर, उधार लेने वाले जो इंस्ट्रूमेंट को। तो ये जारी करेगा और पैसा इकट्ठा कर लेगा। अंबानी अडानी चाहे कोई भी कंपनी हो, आप हमको तो कोई देगा नहीं, इसलिए जनरली प्राइवेट कंपनी वगैरह यहाँ से पैसा इकट्ठा कर लेती। रिलायंस को चीज यहाँ चल जाएगा उधार लेना हो, लेकिन उसको उधारी नहीं करनी। मैं क्यों अपने आप को कर्जे में डुबाऊं, मैं तो क्या करूँगा, पार्टनर बना लूंगा। तो जो पार्टनर का सिस्टम होता है वो इक्विटी, उसको कहते हैं इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट कहते हैं। भाई शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर जिसके पास जितना शेयर होता है उस कंपनी का उतना मालिक होता है टोटल। अगर आपके पास एक शेयर है रिलायंस का, तो आप रिलायंस के मालिक हो। सर कैसे बात कर रहे हो, मैं कहाँ से रिलायंस का मालिक हो, 0.00000 ऐसे हो, पर हो। तो ये इसको क्या होता है, ओनरशिप देता है। यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट मिलता है। भाई उधार लेते तो उधार के बदले में क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा, बाद में फिर प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपने शेयर जारी कर दिया, आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, जिसको डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। भाई मालिक को तो ब्याज थोड़ी मिलता है, मालिक को तो प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट का हिस्सा आपको देंगे। जो कंपनी में आपने शेयर खरीदा, पैसा उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, वो घोषित कर देगी पर शेयर 10 रुपए 20 रुपए जैसे भी हो, उसकी क्षमता प्रॉफिट होगा, उस हिसाब से वो डिविडेंड देती है। ठीक है बात। अब हम चलते हैं इक्विटी मार्केट में। समझ गए ना हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हम फाइनेंशियल मार्केट में थे, फिर वहां पे से हम कैपिटल मार्केट में पहुंचे, कैपिटल से इक्विटी में शेयर जारी करते हैं। तो इक्विटी मार्केट दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में कुछ नहीं अंतर है। जब दोस्तों पहली बार शेयर बेचते हैं तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और जब फिर उसको एक बार जारी हो जाए, उसको फिर आपस में कोई खरीद बिक्री करता है तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। कैसे, ये शोरूम, मारुति का शोरूम, पेटी पैक गाड़ी, मारुति का शोरूम, बिल्कुल फ्रेश न्यू गाड़ी ले लिया आपने, ठीक है, तो उसको जहां पर वो नई गाड़ी जब पहली बार जारी होती है तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। लेकिन जब यहाँ पर क्या हो गया, जब उस कार को किसी ने बेचा तो ये ओल्ड कार की सेल वगैरह हो गई। इसको ऐसा समझ सकते हैं, जब कार पहली बार बिकी शोरूम पे तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। जब कार फिर बाद में पुरानी कार होगी तो उसको खरीद बिक्री होती है तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इसका भी बाजार होते हैं, देखा होगा आपने, बड़े बड़े शहरों में सब जगह कार बाजार होती है जहां पर पुरानी कारें मिलती है, तो वो सेकेंडरी हो गया। जब पहली बार मिलती है उसको प्राइमरी कहते हैं। तो जब पहली बार दोस्तों समझ लो ये कंपनी 500 करोड़ रुपए चाहिए इसको, तो ये शेयर जारी करेगी, सबको 100 रुपए के शेयर जारी कर दिया इसने। कितना जारी करना पड़ेगा, 5 लाख का 50 लाख जारी करनी पड़ेगी शायद। तो 100 रुपए की क्या किया इसने, 50 लाख शेयर जारी कर दिया। अब जिसको जितनी क्षमता हो उतना दे लो, किसी के पास 10,000 रुपए, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, जो जितना इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो जब पहली बार कंपनी पैसा शेयर जारी करेगी तो उसको दोस्तों जो प्रोसेस होती है ना, उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम पब्लिक को आप शेयर ऑफर कर रहे हो अपना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको आईपीओ कहते हैं। तो ये तो न्यूज थी, जो ये बैंक है ये अपना आईपीओ ला रहा है। अब आईपीओ के लाते हैं उसको पैसा चाहिए भाई, अपना बैंक को ग्रोथ कराना तो पैसा चाहिए। ऐसे जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो आईपीओ के लाती है, उसको पैसा चाहिए। यहाँ से जो 500 करोड़ रुपए इसको मिल जाएगा। अब ये हर कंपनी आईपीओ की एक लिमिट होती है, अपने अपने हिसाब से ला सकती है। कोई 10,000 करोड़ का लेके आएगी, कोई 20,000 करोड़ का लेके आएगी, तो ऐसे आईपीओ लेके आते हैं। तो आईपीओ का मतलब समझिए आप, कंपनी जब शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर जारी कर रही है तो उस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। ये प्राइमरी मार्केट में जारी होता है। अब एक बार शेयर जारी हो गया, सपोज करो ये, अब इसका ट्रेडिंग होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, एनएसई पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। तो इसको क्या कहते हैं, इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो जो हम नाम सुनते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आज शेयर बढ़ गया घट गया, तो ये जो पहले बिका था ना वही अब खरीद बिक रहा है। अब कंपनी नया जारी नहीं कर रही, इस बैंक ने ये शेयर जारी कर दिया। अब जनता आपस में खरीद बिक्री करती है शेयर मार्केट के माध्यम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। फिर क्या करेगा, जैसे कि मान लो मेरे पास शेयर है 100, तो मैंने यहाँ लिस्ट कर दिया। अब जिसको चाहिए वो भी क्या करेगा, यहाँ पर अपने आप को लिस्ट कर देगा अपने डीमेट अकाउंट के माध्यम से। मेरे को बेचना है, मैं यहाँ पर कह दूंगा मेरे पास सेल करना है, जिसको बाहर करना है, दोनों मिल जाएंगे। जो रेट फिक्स होगी उस पर खरीद लो। तो यही तो होता है शेयर मार्केट में निवेश करना के सुधार। शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम जो निवेश नहीं होता, बाद में जो पुराना शेयर है उसी को खरीद बिक्री होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ये पूरी राम कहानी समझ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूज क्या थी, जो ये समझ गए होंगे, जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने क्या किया, ये आईपीओ लेके आ रहा है। तो ये आईपीओ की पूरी कहानी आप समझ गए, ठीक है बात। ये पूरी कहानी ऐसी कैसी यहाँ पर लिख रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कंसेप्ट था एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का। भाई इसमें स्मॉल क्यों जोड़ रखा है, बैंक तो है ही नहीं है। तो ये बैंक दूसरे बैंक से कैसा अंतर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसमें क्या अंतर है, ये हम जानेंगे। तो दोस्तों बैंकिंग तो इंडिया में परमानेंट चली रही थी, बैंकिंग तो क्या चल ही रही थी, इसकी हिस्ट्री हमने कई बार पढ़ रखी है, आजादी की पहले से चल रही थी, काफी 18th सेंचुरी से। तो फिर 2015 में ऐसा क्या हुआ,
आरबीआई क्या चाहता था, देखो ये डिटेल में पढ़ाएंगे कभी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आरबीआई क्या चाहता है या सरकार क्या चाहती है, देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, वित्तीय समावेशन हो। वित्तीय समावेशन का एक लाइन में मतलब जो गरीब लोग हैं, जो समाज से वंचित लोग हैं, जिनके पास बैंकिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है, जिनके पास इंश्योरेंस की सुविधा अवेलेबल नहीं है, जिनके पास पेंशन की सुविधा अवेलेबल नहीं है, ऐसे लोगों को क्या करना, ऐसे लोगों को ये सेवाएं अवेलेबल कराना, गाँव में बैंक की ब्रांच खोलना, उनको लोन देना, इसको कहते हैं वित्तीय समावेशन। तो ऐसा सिंपल चल रहा था। तो 2013 में एक कमेटी बनाई इसने, आरबीआई ने, नचिकेत मोर कमेटी। ये कमेटी बहुत फेमस है। इस नचिकेत मोर कमेटी था, इसका पूछा भाई कि भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, तो कुछ रिकमेंडेशन करो। तो इन्होंने कहा कि एक तो पेमेंट बैंक खोलो, दो रिकमेंड किए मोटा मोटी। देश में पेमेंट बैंक खोला जाए, जैसा चलता है एयरटेल पेमेंट बैंक। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलो। तो इसकी ये बात मानी गई। 2015 में क्या 14 में आरबीआई ने क्या किया, फॉर्म मंगाई भाई कौन कौन स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहता है। तो 2015 में आरबीआई ने ऐसे 10 बैंकों को लाइसेंस दे दिया। क्या किया, 10 बैंक को लाइसेंस दे दिया। हालांकि कई शर्तें थी, ऐसा नहीं कोई भी मुंह उठा कि आप और मैं चल गया वहां आपकी बैंक का लाइसेंस लाओ, नहीं। शर्तें होती है भाई, आपके पास इतनी पूंजी होनी चाहिए, इतने साल का अनुभव होना चाहिए, सब कुछ होता है। वो हम यहाँ पे रामकानी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसने 2015 में रिकमेंड किया स्मॉल फाइनेंस बैंक का। स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो एक बार समझ लो। ये सिंपल बैंक है एसबीआई, इसके पास डिपॉजिट आया 40% ये पीएसएल करता है, लोन देता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंने बता रखी कई बार। बाकी ये किसी को भी लोन दे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी ये किसी को भी लोन दे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये चाहे अंबानी को दे, चाहे अडानी को दे, कितना अमाउंट दे, कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है ना, इसलिए इसको स्मॉल कहते हैं। अब आप समझोगे, सपोज करो इसके पास डिपॉजिट आया 100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इस बैंक के साथ एक शर्त है कि जितना भी डिपॉजिट आया उसका 50%, कितना, 50 करोड़ अमाउंट, आप 25 लाख से कम लोन दोगे। बाकी 50 करोड़ आप एक ही व्यापारी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जितना भी डिपॉजिट है उसका 50% अमाउंट जो लोन दोगे वो 25 लाख से कम होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है ये छोटे जो लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटा कारोबारी है, छोटा बिजनेसमैन है, छोटा पैसे वाला है, कोई गरीब व्यक्ति है, या जो गवर्नमेंट सैलरी है, ऐसे लोगों को लोन देने के लिए ये बैंक बनाया गया है। अब आप समझ सकते हो इसको, ये इसका जो 50% लोन देगा ना वो 25 लाख से कम होना चाहिए। अभी 50 करोड़ के लोन देगा ना तो किसी को 10 लाख दो, किसी को 20 दो, किसी को 15 दो, किसी को 22 दो, ऐसे दो। ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो 100 करोड़ का 100 करोड़ अडानी को टिका दिया, ऐसा नहीं। तो ये इससे क्या होगा, इससे जो समाज के गरीब पिछड़े हुए लोग हैं ना उनको भी लोन मिलेगा, कम, जिसका कम अमाउंट के लोन ये बांटेगा। तो यही स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक लाइन में कंसेप्ट है। ऐसे 10 बैंकों को लोन को लाइसेंस दिए गए थे, बाद में 2 बैंक और शामिल हो गए। ऐसे टोटल आज दिन तक 12 क्या है, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ, देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। नचिकेत मोर कमेटी के बारे में बता दिया मैंने। ये अन्य बैंक से अलग कैसे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अलग कैसे है, तो मैंने बता दिया जी इनका लोन पोर्टफोलियो है ना, 50% जो लोन अमाउंट है टोटल की वो 25 लाख से कम होना चाहिए। ये बड़े लोन नहीं दे सकते कुल मिला के, ये बात है। यानी 2-20 करोड़ रुपए कोई बड़े व्यापारी को बांट दिया। 2015 ने आरबीआई में क्या किया था, 10 स्टेट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस दिया था। उसी में से दोस्तों एक था उत्कर्ष। कौन था, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर तो वाराणसी में है, काशी में। वाराणसी यूपी बेस्ड बैंक है, ज्यादातर पूर्वांचल में इसकी ब्रांच थी। पहले ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हुआ करता था। भाई माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में कभी भी ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाता जिसको लाइसेंस, जिसको बैंकिंग का ऐसा या लोन वगैरह का अनुभव नहीं हो। ऐसा नहीं मुंह उठा के, कल तक तो मैं कपड़ा बनाया करता था, टेक्सटाइल कंपनी थी मेरी, और आज मैं बैंकिंग का लाइसेंस ले लूं, ऐसे व्यक्ति को बैंक आरबीआई कभी भी लाइसेंस नहीं देता। कुछ ना कुछ अनुभव हो, आपको फाइनेंस का कुछ ना कुछ अनुभव होना चाहिए पहले से। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट था। माइक्रो फाइनेंस का मतलब था छोटे जो कम आय वाले ना उनको लोन देता था ये, और डिपॉजिट नहीं लिया करता था। बैंक नहीं था, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था। डिटेल में पढ़ेंगे कभी। तो ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के बारे में हमने जान लिया। वाराणसी बेस्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना दोस्तों। और यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाल ही में कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना आईपीओ लेके आ रहा है। तो आप नाम पता, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है वाराणसी। ठीक है बात यहां तक, बाकी आप समझ लीजिए। अब ये मैंने यहाँ पर 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्ट भी दे दी, मेरे पास थी। आपने कहीं उसका नाम सुना होगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर अपना जयपुर में ही है, राजस्थान के जयपुर में ही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत हेड आते हैं। तो इक्विटास है,
ये हर राज्य में अलग अलग है, मतलब इनका देखो क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया में नहीं होता है, क्योंकि नेशनल बैंक नहीं जनरली ये एक स्टेट या दो स्टेट ऐसे में काम करते हैं, कम ही ब्रांचेज, इनकी छोटी ब्रांचेज है। इक्विटास हो गया, ईएसएफ हो गया, फिनकेयर हो गया, जनलक्ष्मी हो गया, कैपिटल हो गया जालंधर में, उज्जीवन हो गया, उत्कर्ष ये वाराणसी वाला, सूर्योदय हो गया, नॉर्थ ईस्ट में है गुवाहाटी में, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये शिवालिक हो गया। तो ये 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आप इनको नाम याद रखें, इनका हेडक्वार्टर भी याद रखें अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो वहां तो ये पूछा जाएगा। एक छोटी सी न्यूज है, आप सबको पता है मोदी जी कहाँ गए हुए हैं, फ्रांस में गए हुए हैं। फ्रांस का जो बेस्टिल डे होता है बेसिकली, उसका जो परेड होती है उसमें शामिल होने गए थे 14 जुलाई। जैसे अपने यहाँ 26 जनवरी का परेड होती है, तो बाहर से हमेशा फॉरेन से कोई ना कोई पीएम या प्रेसिडेंट आते हैं, ऐसे ही मोदी जी कहाँ गए, फ्रांस में गए हैं बेस्टिल डे पे। तो यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज थी कि मोदी जी ने कहा कि भाई जो यूपीआई है ना, यूपीआई, आप सब लोग यूपीआई से परिचित हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट इंटरफेस यूपीआई नहीं हो। अरे किसने फोन पे नहीं चलाया, फोन पे चलाया नहीं चलाया, फोन पे, गूगल पे, जितने पे है ना, ये सब पे के पीछे जो टेक्नोलॉजी है ना बेसिकली वो यूपीआई बेस्ड है। मोबाइल से क्या होता है, अकाउंट नंबर जुड़ता है, आप मोबाइल पे मोबाइल पेमेंट कर लेते हो। आज की डेट में कितना यूपीआई पेमेंट हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है। हर आदमी, हर दुकान में, सब्जी वाला हो, ठेला वाला, कोई भी हो, क्या हो रहा है, चाहे वो पानी पूरी बेचता हो, सीधा क्या करो, कोड स्कैन करो यूपीआई से और पेमेंट कर दो। तो ये तो आज के डेट में सबसे इंडिया में बहुत पॉपुलर क्या है, पेमेंट सिस्टम है यूपीआई में। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था बेसिकली, अभी इतना मुश्किल से ज्यादा पुरानी चीज नहीं है, 7 साल पुरानी चीज है, 2016 में लॉन्च हुआ था। एक संस्था है, कई बैंकों ने मिलकर बनाई है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने इसको बनाया था। इसी ने दोस्तों रुपए कार्ड को भी बनाया था। पर ये रुपए की दिक्कत क्या है, ये रुपए का पेमेंट केवल इंडिया में होता है। भाई आप रुपए के जितना भी पेमेंट है, जितना भी फोन पे केवल इंडिया में चलता है। फोन पे आप है ना पाकिस्तान में या फिर यूरोप में नहीं चला सकते, वहां पेमेंट नहीं हो सकता है। तो ये जो यूपीआई सिस्टम है ना, केवल इंडिया में काम करता है। तो अब भारत चाहता है कि भाई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हम इसको क्या करें, फॉरेन में भी इसका इस्तेमाल करें। तो बीच बीच में ये यूपीआई है ना, इसको करने के लिए भारत सरकार वहां के लोकल से टाइप करती है। जैसे सबको इंडिया में क्या है, यूपीआई है, अब नेपाल में कुछ और होगा वहां का लोकल, तो इन दोनों के बीच गवर्नमेंट ने क्या किया, टाइप कर लिया। तो अब आराम से इंडिया में बैठे बैठे नेपाल का पेमेंट कर सकते हैं, नेपाल में जाओ तब भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ये न्यूज है कि फ्रांस में भी क्या कर सकते हैं हम, भारत सरकार फ्रांस सरकार के साथ एग्रीमेंट कर रही है, जिससे हम क्या होगा, फ्रांस में भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आप फ्रांस घूमने जाओ, एफिल टावर देखो मस्ती से, और वो एफिल टावर के पास अगर आपको पेमेंट करना है तो अपना मोबाइल निकालो और फोन पे के माध्यम से रुपये से कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिला के न्यूज ये है। अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, होगा तब हम और डिटेल में देख लेंगे। तो दोस्तों आज काफी ज्यादा न्यूज थी, लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन जरूरी था डिस्कस करना। तो आज के लिए हमारा इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।